नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। भारत की पहचान भारत के गांवों से होती है और देश की करीब 65% आबादी आज भी ग्रामीण भारत में ही रहती है। 1993 में संविधान के 73वें संशोधन के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दी। देश की करीब 2.5 लाख पंचायतों में इस व्यवस्था में लागू होने से उम्मीद जगी कि ग्राम पंचायतें खुद की ज़रूरतों के लिहाज से योजनाएं बनाएं और उसको लागू करें, और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर धन दें, जिससे गाँव में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पेयजल, कृषि, स्वरोजगार के मुद्दे पंचायतें खुद इस पर अपना फैसला लें और उसकी नीतियां तैयार करें। आज समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था अपने उद्देश्यों में विगत इतने वर्षों के बाद कहां पर पहुंची है, उसका सफर कैसा रहा है और पंचायती राज के बाद ग्राम स्वराज का सपना कितना पूरा हुआ है। पंचायती राज में आज की चुनौतियां क्या है और भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अनूपुर तिवारी हमारे साथ हैं, आप प्रमुख है सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी प्लानिंग IIPA से, आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में दूसरे खास मेहमान हैं, AK भट्टाचार्य जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर तजामुल हक हमारे साथ हैं, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग में, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में अनूपुर आपसे करना चाहूँगा कि जब पंचायती राज का कॉन्सेप्ट चर्चा में लाया गया और उसके बाद संवैधानिक दर्जा उसे मिला, जो लक्ष्य हमने हासिल किए थे, आज पंचायती राज व्यवस्थाएं देश में कहां पर खड़ी दिखती है? उस लक्ष्य के कितने पास या कितनी दूर हैं आज? पिछले साल हम लोगों ने 25वां दिवस मनाया और इस बार 26वां मना रहे हैं। ऐसे तो दिवस आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको देखी गई हैं। पाया गया है कि बहुत सारी डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे पार्लियामेंट्री डिबेट जब हुई थी, पंचायती राज लाया जाए या नहीं लाया जाए, इसमें विमेन रिजर्वेशन की जब बात हुई थी तो कहा गया था कि क्या 31% भी विमेन रिजर्वेशन जो हम लोगों ने दिया है, उतनी महिलाएं आएंगी, घर से बाहर निकलेंगी ग्रामीण परिवेश में, क्या इतने रिजर्वेशंस क्या हो पाएंगे? लेकिन अभी देखा जा रहा है कि 54% इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है। 20 राज्यों में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए कर दिया गया है, और कुछ राज्यों में हमने देखा है कि 54% वुमेन रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरह से ये सिर्फ नंबर या आंकड़े की बात नहीं है, लेकिन क्रिटिकल मास जो जनरेट किया गया है, महिलाएं आगे आ रही हैं और अपने जो वुमेन स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं इनको लेकर के आ रही हैं। इस पर बहुत सारी जैसे एक महाराष्ट्र में एक अच्छी आप केस स्टडी आप बता सकते हैं, जिसमें ललिता बाबाजी ने किया। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन से 75 लाख अपने गांव के लिए पेयजल लाने के लिए काम किया। इस तरह से काफ़ी महिलाएं आगे आ रही हैं। और इस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे नज़र में हुई है वो GPDP है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसमें 14th फाइनेंस कमीशन ने 22 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो मसला या मुद्दा पंचायती राज का है कि ग्रामीण स्तर पर ही खुद ही अपनी पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करें। तो ये इतना बड़ा पैसा अगर अनटाइड वे में इस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में ही एक प्रायोरिटाइजिंग दिस होल सेक्टर किया गया है। और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं जिसको हम देख सकते हैं आगे। एक मेरे तरफ से 2 चीज़ें, जब मुझे याद पड़ता है कि 1988 में PK थंगुन समिति बनी, इसको लेकर जब चर्चा पहली बार इस कॉन्सेप्ट को लेकर कहीं उसको रिसर्च की जा रही थी, समझा जा रहा था इस कॉन्सेप्ट को, तो 2-3 चीज़ें बहुत मेन उसके जो पॉइंट थे कि क्या केंद्र या राज्य की ओर से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उसकी ज़रूरत वाकई गाँवों को है या नहीं है, और अगर नहीं है तो वो अपनी योजनाएं कैसे तैयार कर सकते हैं और उसको सरकारें मदद करें। दूसरा कि जब तक वो सेल्फ फाइनेंस सिस्टम नहीं आएगा, यानी खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे, तब तक वो शायद खड़े ना हो पाएँ। ये दोनों कॉन्सेप्ट लगातार जितनी भी समितियां बनी, कहीं ना कहीं उसकी एक रीढ़ के तौर पर रहे हैं, और जब इसे लागू किया गया तब भी ये 2 बड़े लक्ष्य कहे गए थे। कहाँ पर ये लक्ष्य पूरे होते दिख रहे हैं या कितना दूर हैं पंचायतें अभी भी इन दोनों लक्ष्यों से? आपने बहुत अहम सवाल उठाया है इसका, कि अगर आप जो इसकी जो पॉजिटिव्स देखें, प्लसेस देखें, तो जैसे मैम ने कहा अभी कि ये महिला का जो पार्टिसिपेशन रहा वो करीबन अब 1
14 लाख महिलाएं अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में करीबन लेटेस्ट डेटा मैं देख रहा था वो काम कर रही हैं। तो बहुत बड़ा एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और महिला का जो योगदान से क्या होता है कि जो पंचायत जो समितियां हैं, जो ब्लॉक लेवल की समितियां जो हैं, जिला परिषद में जो हैं, उनमें एक ऐसी चेतना जगती है, जो चेतना जैसे वाटर की डेवलपमेंट के ऊपर ये महिला के योगदान से ये मैं मानता हूँ बढ़ता है। पर दो चीज़ जो कमी रह गई, वो कानून में भी कमी रह गई, और उसके बाद 26 साल हो गए हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक अमेंडमेंट लॉ जो था उसमें भी जो हम सुधार लाने में अभी कमी रह गई है। एक कमी है गवर्नेंस स्ट्रक्चर की कमी, कि अभी भी पैसा तो हमने दे दिया, पर उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा उसका हम क्या देख रहे हैं। जो ज़मीन में क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आ रही हैं वो अभी भी टॉप डाउन अप्रोच में एग्जीक्यूट हो रही हैं, कि स्टेट लेवल जो सेकंड टियर हमारे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, अभी भी उसने अपना जो मुट्ठी छोड़ी नहीं है उसने। तो सेंट्रल लेवल में तो छोड़ दिया, पैसे दे दिया आपने, पर स्टेट लेवल में वहाँ पे आकर रुक जाता है। स्टेट लेवल में पावर का एक कंसंट्रेशन हो रहा है। वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर पंचायती राज में थर्ड टियर में किस तरह से उसका विकास हो, वो हमें अभी भी देखने नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी एक कमी है। और दूसरी कमी ये है कि जो आपने जो सवाल उठाया कि फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की, कि भाई आप जो पैसा दे रहे हैं वो पैसा किस तरह उसका इम्प्लीमेंट होगा, और उसके पास अपने पैसे उठाने का, रेवेन्यू रेस करने का, कि भाई कोई पावर होगा कि नहीं, इसमें भी कोई अभी हमें कोई इसका सोल्यूशन अभी इस समस्या का नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर और फाइनेंशियल पावर्स, ये दोनों बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। जब तक हम इसकी जो समाधान नहीं पाएंगे तो पंचायती राज का जो सपना, जो लक्ष्य आपने जो शुरू में आपने बोला था, वो पूरी तरह से साकार नहीं होगा। और हम यही आशा कर सकते हैं कि जो 15वीं फाइनेंस कमीशन ने एक इंगित दिया है कि वो शायद ऐसा कुछ काम करे जिससे कि जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का हो सके। मैं मानता हूँ कि स्टेट लेवल की जो एक इंटरफेरेंस जो है पंचायती राज में, वो एक जो स्टेट लेवल जो डिसएम्पावर्ड फील कर रही हैं, ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल आ गया है, स्टेट लेवल में डिसएम्पावरमेंट हो गया है। तो मुझे लगता है कि इस वातावरण में ये पंचायती राज को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और गवर्नेंस एम्पावरमेंट करना बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा मेरे हिसाब से। तजामुल सर, दो बातें जो बात कही है भट्टाचार्य सर ने, एक तो गवर्नेंस की लेकर जो पावर है 2 टियर 2 3 टियर यानी कि ग्राम स्तर पर, और दूसरा फाइनेंशियल पावर। क्या आपको लगता है कि जिस मकसद के साथ पंचायती राज व्यवस्था को हमने लागू किया था, एक लंबा सफ़र हमने ज़रूर तय किया है 26 बरस में, और उसमें काफ़ी कुछ हमने देखा है बदलाव, टेक्नोलॉजी का हम हाईटेक हुए हैं, आईटी का इस्तेमाल हो रहा है, उसके नतीजे बहुत ही पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी भी कितना आगे का सफ़र आपको लगता है कि तय करना बाकी है, और वो रास्ता क्या है? देखिए, ये बात सही है कि हमने जो सपना देखा था कि ग्राम पंचायत सिस्टम को डेवलप करके एक ग्राम स्वराज की कल्पना किया था बेसिकली, कि ग्राम लेवल पे जो भी काम होगा वो ग्राम के लोग ही डिसाइड करेगा। एक पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट की बात है। और दूसरा है कि वो जो करेंगे वो ठीक होगा, चूँकि नीड बेस्ड होगा। हम ऊपर से असेस करते हैं उनको क्या चाहिए और हम पैसा एलोकेट कर देते हैं थोड़ा बहुत, और उसी के हिसाब से कहते हैं तुम ये कर लो, चाहे मनरेगा पे करो, चाहे एजुकेशन पे करो, चाहे किसी भी चीज़ पे करो। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि जैसे भट्टाचार्य साहब ने कहा कि टॉप डाउन अप्रोच का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो बहुत वीक होता है। वो वीक इसलिए होता है कि आपको ज़रूरत किसी चीज़ की है और आप वहाँ उस किसी चीज़ के लिए पैसा देते हो, और फिर क्या होता है कि रिसोर्सेस एडिक्वेट नहीं होने से किसी के लिए कोई भी ढंग का काम नहीं होता। मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए एक गांव को 5 लाख रुपये चाहिए, आपने अगर उनको 1 लाख रुपया दिया तो 1 लाख रुपया वो बर्बादी होगा, कहीं इधर उधर खर्च करके दिखा देंगे कि भाई ये हो गया। तो ये इसमें रिसोर्सेज के भी इनएफिशिएंट यूज होता है,
और रिसोर्सेस लोकल लेवल पे जब तक जनरेट करने का एक अलग से स्ट्रक्चर ना हो और कोई पॉलिसी ना हो तो उसके लिए भी वो हो नहीं पाता। तो मेरे ख्याल से दो चीज़ को तो करना ही पड़ेगा। और ये भी एक आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे स्कीम्स बहुत बड़े बड़े सेंट्रल लेवल पे या कुछ कानून बनाए गए। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का मैं उस दिन देख रहा था कि 2006 से लेके अब तक उनको कहा गया था कि ग्राम सभा ही empowered होगा टू डिसाइड एंड डू थिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब हुआ कुछ नहीं, दो चार जगह छोड़ दीजिए जहां थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी प्रोएक्टिव रहा और पंचायत को इन्वॉल्व करके कुछ किया काम, ग्राम सभा को इन्वॉल्व करके, लेकिन बाकी जगह कुछ हुआ ही नहीं है। तो कोई भी स्कीम को अगर आप देखें तो आधा अधूरा ही रह गया। और सिस्टमेटिक वे में, चाहे लैंड इम्प्रूवमेंट का हो, लैंड यूज प्लानिंग का हो, वाटर से डेवलपमेंट का हो, इवन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन मनरेगा के लिए जो हम कहते हैं वो भी हो, तो सारे चीज़ों में जब तक लोकल लेवल का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होगा, पार्टिसिपेशन का मतलब ये सिर्फ काम करने के लिए नहीं, डिसीजन मेकिंग में, और ये डिसीजन प्रोसेस अभी भी बहुत वीक है। दूसरी बात मैं कहूँगा, ये बात सही है जैसे हमारे पहले वक्ता ने कहा कि महिलाओं का कुछ एम्पावरमेंट हुआ है, वो बेसिकली रिजर्वेशन के द्वारा, और पहले जैसे कुछ महिलाएं प्रॉक्सी में काम करते थे, अब उतनी सिचुएशन बुरी नहीं है, अब डायरेक्टली लोग एक्टिवली इन्वॉल्व होकर करते हैं। लेकिन क्योंकि जब उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं होगा, ना मैन पावर रिसोर्सेस होगा, ना गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा हो कि उनको रियल सेंस में एम्पावर किया जाए और करने दिया जाए और कोई इंटरफेरेंस ना हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का या एमएलए एमपीज का। एक एमएलए एमपीज को भी अलग से फंड्स देके अपने, मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो गलत किया गया। एक्चुअली उससे क्या, पहले से ही ऑलरेडी वो लोग को लगता था कि पंचायत को अगर हम एम्पावर्ड कर देंगे तो फिर हमारा इंपॉर्टेंस कोई होगा नहीं, सब सरपंच के आगे पीछे करेंगे, एमएलए एमपी को कोई पूछेंगे नहीं। तो इसलिए उनको भी कह दिया चलो तू भी ये अपना पैसा खर्च कर। तो ये जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, ये नहीं हो पा रहा है कोई भी डेवलपमेंट स्कीम्स को डेवलप करने के लिए भी और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी। तो ये सारे कमियां सिस्टम में है, इसको सीरियसली जब तक कोई रिफॉर्म्स के रूप में नहीं सोचेंगे और करेंगे नहीं तो ये होगा नहीं। दूसरी बात है कि हमारे रिसोर्सेस अभी भी बड़ी बहुत हद तक सेंट्रलाइज्ड है। इवन मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स का भी हालत इतना ख़राब है कि अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह दे नहीं पाते और कई बार प्रोविडेंट फंड से पैसा उठा के देते हैं। तो हालात बहुत ख़राब है। और कोई फर्दर अगर आप कोई स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन से, तो स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं हमारे को, जो आप कहते हैं कि 25% दो या 50% दो, वो भी देने के लिए वो अपना तैयार नहीं होते, समर्थ नहीं दिखाते। तो ऐसी हालत में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एक ऐसा हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो और पॉलिसी फ्रेम हो जिसमें सेंट्रल, स्टेट और पंचायत के साथ क्लियर वे में डिमार्केटेड हो कि क्या किनको करना है और लेकिन कितना। तजामुन साहब, जो ये पंचायती राज जब लागू किया गया, लोग अपना ढंग सर जिस तरीके से लागू किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि पावर को लेकर कि किसका एरिया क्या होगा, सेंटर फंड मुहैया कराता, उसकी एक शेयर जो है राज्य देता है, लेकिन ज़मीन पर जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था हमने देखी, वहाँ से क्या वाकई योजनाओं को बनाने, अपनी ज़रूरतों के लिहाज से उसके हिसाब से डिमांड क्रिएट करने, फंड रेज करना, ये सब सिस्टम हम समझा पाए हैं ग्रामीण स्तर तक, या फिर वहाँ पर सिर्फ ये पता है कि हमारी जो स्कीम्स है उसके लिए फंड सरकार दे रही है और हमें सिर्फ खर्च करना है? देखिए, अभी तक का जो हमने माहौल देखा है वो एक एक्सपेंडिचर डिसबर्समेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट से, और वो पैसा आता है और जो स्कीम बताई जाती हैं उसी को मोटे तौर पे उसी का एक क्रियान्वयन होता है। अगर हम देखेंगे तो असली जो पावर शेयरिंग, जो एंटायर पंचायती राज का जो मूवमेंट था वो था पावर शेयरिंग का, राइट, कि किस तरह से जो पावर जो है वो शेयर हम ग्राम लेवल तक लाएं, हम ग्राम स्तर तक। तो उसका शेयरिंग तो तभी होगा जब उसी को एक पावर दिया जाए कि हमारे इलाके में क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ हमें नहीं चाहिए और कितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए, और वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ, सेक्रेटेरिएट के साथ तालमेल से, क्योंकि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था में एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक सूत्र है, वो सूत्र है सिविल सर्वेंट्स का। अगर आप देखेंगे जो जिला परिषद का जो सेक्रेटेरिएट जो है वो एक आईएएस ऑफिसर बनता है, वो स्टेट गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा है। वहाँ पे एमएलए भी मेंबर्स हैं,
इवन एमपीज भी मेंबर्स हैं। तो जो स्ट्रक्चर जो है वो तो बड़ा अच्छा है, पर सवाल है कि किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट वो अपनी पावर को एक पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से शेयर करे। सो जो चुनौती जो है, मैं मानता हूँ वो पावर शेयरिंग की चुनौती है। और जब तक ना हम इसको आपस में बैठकर, स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठकर और ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ बातचीत ना करें, और करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो एक कानूनी तौर से एक परिवर्तन भी लाया जाए, जिससे कि ये जो असुविधा जो आ रही है उसका हम एक समाधान निकाल सकें। ताजमहल साहब ने एक बहुत एक बड़ी अच्छी बात की, एमपी लैड स्कीम की। मैं मानता हूं कि एमपी लैड स्कीम ने ये पावर शेयरिंग जो होना चाहिए था उसमें एक बाधा पहुंचाया है। जो शायद जो पैसा जो केंद्रीय सरकार अपने एमपीज को दे रही है, वो एमपी अपनी मर्जी की तरह से वो पैसा खर्च कर रहा है, पर वही पैसा अगर मान लीजिए हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए करें तो मैं मानता हूं कि उसका जो इम्पैक्ट, उसका एम्पावरमेंट और उसका जो ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट का जो इम्पैक्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा, मैं मानता हूं। लेकिन ऊपर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो फंड अब तक दिया गया है पंचायतों को, चाहे आप आखिरी देखिए करीब 20,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि मंजूर की गई है, उसका इम्पैक्ट जो दिखना चाहिए था, गैर सरकारी हालांकि ये सर्वे है जो कहता है कि महज 7 से 11% ही ऐसा लगता है कि उस पैसे का सदुपयोग हो पाया, या फिर उसके ज़रिए आपने वेल्थ वहाँ पर क्रिएट की है। अब सवाल ये कि अगर उसको आप सही से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो कि बार बार समस्या दिखती है, उसको कैसे आप बदलेंगे पंचायती राज सिस्टम में? क्योंकि सब कुछ आपने हाईटेक कर दिया, हमने जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, अधिकार ग्रामीण को दे दिया है, इवन अब सुपरवाइजरी का काम और उसकी समीक्षा भी हो रही है, ऑनलाइन हम उसको चेक भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सुधार दिखना चाहिए था वो ज़मीन पर उतना क्यों नहीं दिखता? देखिए, इसमें 2-4 चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा कि 14 फाइनेंस कमीशन की जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो सबसे बड़ी इशू ये है अनटाइड फंड की। आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास टेक्निकल सपोर्ट है, आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग है कि आप कैसे विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाएं, तभी आप उससे 2 कदम आगे बढ़ सकते हैं। ये पहला कदम तो ऑलरेडी उन लोगों ने ले लिया है और देखा गया है कि 75% जो हमारे पास और अराउंड 2,40,000 ग्राम पंचायत हैं, तो इसमें 70% ग्राम पंचायतें अपनी GPDP ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान मिनिस्ट्री को ऑलरेडी दे दिया है। तो ये अपने आप में एक, मेरे हिसाब से, और हम जो स्टडीज़ हम करते हैं, सर्वे कराते हैं, और हमने देखा है कि काफ़ी टेक्निकल सपोर्ट के बाद इन्होंने ये प्लान बनाया है, कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। प्रायोरिटी एरियाज़ इसमें देखा जाता है, जैसे सैनिटेशन है, हेल्थ है, रोड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, पेयजल है, ये सब जो गांव की बेसिक डिलीवरी सिस्टम है, सारी चीज़ों को इन लोगों ने छुआ है, टच किया है और इस पर अपनी प्लान निर्धारित की है। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा, मेरे ख्याल में 14 फाइनेंस कमीशन के रिसोर्सेज के थ्रू अचीवमेंट है, क्योंकि 13 फाइनेंस से 3 टाइम्स मोर 14 फाइनेंस कमीशन ने दिया है। और 15 फाइनेंस कमीशन के एक बहुत बड़ा उनका मुद्दा है ऑगमेंटिंग ओन रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत। एक ऐसे पंचायत को इतना सशक्तिकरण बनाया जाए कि वो खुद ही अपनी अदर रिसोर्सेज निकाल सकें या उस पर अपनी नीति जाहिर कर सकें। तो ये सारे जो डेवलपमेंट प्लान बने हैं, इसके तहत ऐसी बात नहीं है किसी सर्वे ने कह दिया कि कोई काम नहीं हुआ है या इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया है। काफ़ी हद तक आप देखा जाए तो कुछ मायने में चीज़ें दिख रही हैं और आई हैं, और ये अगर इनके जो भी एक्सपेंडिचर भी दिखा रहे हैं, इस सारा डैशबोर्ड पर दिख रहा है। ई गवर्नेंस की वजह से ये चीज़ें हुई हैं कि सारी अकाउंटेबिलिटी आपके सामने आई है, और जो स्ट्रक्चर, जो एक्सपेंडिचर है, वो जस्ट एक पेपर पे नहीं हो रहा है, सारा डैशबोर्ड पर दिखाया जा रहा है। एक एक पैसा का आंकड़ा है, कहाँ कहाँ पर आपने की है। उसके बाद एक सोशल ऑडिट प्रोसेस हमारे पास होता है, जिसके थ्रू जो समाज है खुद ही ऑडिट करती है कि आप दिखा रहे हैं कि आपने बस स्टैंड बनाया है, तो बनाया है कि नहीं बनाया है, या वो सिर्फ पेपर पर है। तो ये सब चीज़ें जो मिनिस्ट्री के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इंसेंटिवाइज हुई हैं, ये जाहिर है काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ दिखा रही हैं और एक अच्छा कदम इसमें लिया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो चीज़ है, ई गवर्नेंस अपने आप में प्रिया सॉफ्ट है, आपके पास प्लान सॉफ्ट है, एक्शन प्लान जो भी ये करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑल पूरे, आप कहीं से भी बैठे इनकी पूरा ब्यौरा ले सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट तो अच्छी दिख रही है, और सर्वे
नहीं, इसका एक और पहलू ये है कि जब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज डेवलप करेंगी पंचायतें, जो पंचायती राज व्यवस्था का मूल सिद्धांत कहता है, और फाइनेंस के तौर पर वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेंगी। तजामुन साहब, जो आंकड़े हैं सरकारी तौर पर कि ग्राम पंचायतें 11% अपना राजस्व उत्पन्न करती हैं, पैदा करती हैं, जबकि ब्लॉक पर 0.4% और ज़िला पंचायतें 1.6%। अभी जो आंकड़ा है, इसके सहारे अगर मैं समझूं कि जो वहाँ पर एसेट, जो वहाँ पर संसाधन क्रिएट करने चाहिए थे, जो वहाँ पर मैं कहूँ क्षमता है, उससे बहुत ज़्यादा पीछे दिखती हैं। इस दिशा में किस तरीके की खामी नज़र आती है, अगर मैं कहूँ कि ग्राउंड पर, या चुनौतियाँ नज़र आती हैं? और जब तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं होंगी तो सवाल ये भी है कि आप कब तक फीड करेंगे, कब तक आप फिनांस के ज़रिए उनको सहायता पहुँचाएंगे, और जब उस वक्त में जब राज्यों की हालत पस्त दिख रही है संसाधनों के लिहाज से और वित्तीय आधार पर भी। बात आपने सही कहा कि बेसिकली काम बहुत बाकी है। मैं तो कहूँगा कि उस सेंस में हम ग्राम स्वराज स्थापना के लिए जो सपना देखा था, उस सेंस में ग्राम पंचायत में जिस तरह का काम होना चाहिए और जिस तरह से होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत, थोड़ा बहुत हुआ, ऐसा नहीं कि सभी जगह नहीं हुआ, कहीं कहीं आपको रिजल्ट दिखेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये हो नहीं रहा है, ये बात भी सच है। लेकिन उसको करने के लिए एक आमूल परिवर्तन चाहिए, रिफॉर्म्स चाहिए पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, भट्टाचार्य जैसा आपने जैसा एक हिंट्स दिया, और उसके लिए सबको तैयार होना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत लेवल पे, चाहे जिला परिषद हो चाहे ग्राम पंचायत हो, एक वो है। और उसके लिए काफ़ी पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हो, लोकल लेवल पे भी डिस्कशन हो, करके एक फ्रेम बनाया जाए। उसके बिना मेरे ख्याल से आगे गाड़ी बढ़ेगी नहीं, चूँकि अभी तक वही है, चाहे आप कितना भी इम्प्रूवमेंट है, बात वही है कि जहाँ ढंग के कुछ लोग हैं वो थोड़ा स्कीम्स को ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिए तो हो गया। यहाँ जहाँ किसी राज्य में देखा होगा कुछ स्कीम्स के बारे में कि सोशल ऑडिट सिस्टम ठीक है, सोशल वॉच प्रोग्राम्स का वॉच डॉग है कुछ, तो वो एनजीओ कुछ स्ट्रांग है तो काम हो जाता है। जहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं वहाँ लीकेजेस बहुत हैं, और उसका एक और कारण भी है, जैसे जब तक कोई नीड बेस्ड और विलेज प्लानिंग करके ढंग से नहीं काम होगा और रिसोर्स उस तरह से जनरेट करके सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनको नहीं देंगे, और लोकल लेवल पे भी रिसोर्स जनरेशन का कोई मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं कि नहीं है, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर इट, लेकिन वो सिस्टम शुरू नहीं हुआ। तो और हो सकता है, और अभी तक क्यों नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही माँ बाप है सबकी, सारे स्कीम्स अनाउंस करेंगे, रिसोर्सेस उसी बेसिस पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, और फिर कहा गया कि आपको इसी पे खर्च करना है, वो चीज़ ख़त्म होना चाहिए। लोकल लेवल पे ही प्लानिंग करें, डिमांड जनरेट करें, और रिसोर्स की कितनी ज़रूरत है उसका आगे स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएं, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जैसे भी है उसको जुगाड़ करके उनको दें। वो एक सिस्टम बनना चाहिए कि 6 महीने में आपको इस तरह से प्लान पूरे देश में बनेगा, और इसी का फिर आगे असेंबली में, पार्लियामेंट में बहस होके उसको दिया जाएगा, तो तभी होगा। और बीच बीच में जो आपके मिडिल मैन अभी भी हैं, पॉलिटिकल मिडिल मैन जिसको हम कहते हैं, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा इसके लिए। और ये जब तक आप ख़त्म नहीं करेंगे तो लोकल लेवल पे लोग कई कारणों से अभी भी इतने दिनों से वो पिछड़े हुए हैं। मैं आपको बताऊं, आप सहरसा और पूर्णिया के कुछ गांव में जाइए, अभी भी 50% भी महिलाएं लिटरेट सेंस में नहीं है, मतलब जानने वाले भी लोग महिलाएं नहीं मिलेंगे आपको। ऐसे हालत में अब क्या करेंगे? तो ऐसे इस सब चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड वे में आपको एड्रेस करना होगा, डेवलपमेंट नीड्स को, और उसी हिसाब से रिसोर्सेस देना होगा और इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करना पड़ेगा। और उसमें खाली ग्राम ये कहने से नहीं होगा कि अपने रिसोर्स जनरेट करो या करो, कई जगह रिसोर्स जनरेशंस का पर ये उतना होता नहीं है, और उसी हिसाब से जो गैप होगा वो आपको भरपाई करनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट के बजट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से। और उसके लिए बट अगेन सिर्फ कहने से नहीं होगा, ये आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड फ्रेम होना चाहिए उसके लिए कि किस तरह से होगा। तो ये काम बहुत करना है। इनफैक्ट वक्त कब है, मैं एक आखिरी कमेंट चाहूँगा भट्टाचार्य जी। जिस तरीके का सिस्टम डेवलप किया है, नतीजे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ही खड़ा होता है कि जब हम एक बहुत ही बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष की तुलना में कितना हम उससे हासिल कर पा रहे हैं।
क्या और बड़े बदलाव आपको लगता है कि ज़रूरत है जो कि इसे और बेहतर करने के लिए कदम हो सकता है? देखिए, अभी तक का जो सिलसिला चला आ रहा है वो, जैसे मैंने कहा, कि वो टॉप डाउन अप्रोच ही दिख रहा है हमें लगता है कि जैसे एक आमूल परिवर्तन की ज़रूरत है जिसमें कि एक बॉटम्स अप अप्रोच का अपनाया जाए। उस बॉटम्स अप अप्रोच में ये होगा कि प्लानिंग भी नीचे से होगी, अगर पैसा अगर ऊपर से आएगा तो उसी हिसाब से आएगा, और उसके लिए बहुत 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 जो अहम चीज़ है वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। मैं ये भी मानता हूँ कि ये चीज़, अगर ये पावर शेयरिंग अभी तक नहीं हुई है, उसका एक दोष ये रहा है कि हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में कैपेसिटी बिल्डिंग अभी तक नहीं की है, और उसमें उसका सशक्तिकरण, उस स्ट्रक्चर का सशक्तिकरण पूरी तरह से नहीं हुआ है। जिससे कि तजमुल साहब भी कह रहे थे कि लिटरेसी लेवल, अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये अगर आंदोलन, अगर हम पूरी लक्ष्य हासिल करना है इस आंदोलन का, तो मुझे लगता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, वक्त कम, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए कि असल में पंचायती राज व्यवस्था जब लागू की गई और उसके बाद 26 साल के बाद आज हम कहां पर खड़े हैं, चुनौतियां क्या आई हैं और आगे का सफ़र अगर लक्ष्य के करीब पहुंचना है तो कैसा हो और क्या बदलाव हो। तो फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।